भाई आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल की, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ। किसी बुक के नहीं, स्पेशली कहीं से भी हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स और जो हमें इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने हम एक एक करके ला रहे हैं, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर 1 की ये सीरीज चल रही है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 3 के कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स का डर था तो वो आपका डर खत्म होने वाला है अगर आप हमारी क्लासेस रेगुलर देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और हाँ, ये आज का जो है तीसरा लेक्चर है भैया। इससे पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दिया है चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट, ठीक है। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वही प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट खुल जाएगी। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भाई यहाँ पर क्या दिया है देखो, यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिख लिया है और मैं इसको आप सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसे ही मैं आगे न्यूमेरिकल्स लिखता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। देखिएगा हर एक टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपका टेस्ट करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। बहुत अभी समय हमारे पास है, न्यूमेरिकल्स ही अगर केवल पढ़ना है तो पर्याप्त समय है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 14 तक के सारे न्यूमेरिकल समझेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको डर लगता था तो आज से भूल जाइएगा, आपको डर नहीं लगेगा न्यूमेरिकल से। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से मतलब पार्ट 1 से अगर वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। आज की क्लास है तीसरी और भैया पहला न्यूमेरिकल आज की क्लास का है। आपके सामने लिखा है 2 बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यार इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या है, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा जरा समझते हैं। भैया पहले तो आपको एक दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, पहले ये समझना। क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को लगाने से, ठीक है। लगाना तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है, लेकिन लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं। एक भैया आवेश है 9e, e का मतलब जानते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश, लेकिन धनात्मक है, ठीक है। तो प्लस 9e एक आवेश है इस जगह पर मान लिया, और एक दूसरा आवेश है प्लस e, केवल 9e नहीं, केवल e, सिंगल e, ठीक है। कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। भैया 16 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश यहां पर रखा है, वो क्या है, E, ठीक है। अब बताए इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अगर इनके बीच में अगर हम कोई दूसरा आवेश रख दें तो कहां पर रखें वो आवेश कि वो संतुलन में हो। भैया कहां हो, संतुलन में हो। संतुलन में होने का मतलब क्या है कि वो ना तो आवेश इसकी ओर आकर्षित हो ना तो आवेश इसकी ओर आकर्षित हो। कहने का मतलब आप समझ पाएंगे जब आप जैसे मान लिया कि यहाँ पर अगर हम आवेश रखेंगे, देखिए ये वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या फिर प्रतिकर्षित कर सकता है। यार पॉजिटिव है, अगर Q भी पॉजिटिव होगा, मान लिया यहाँ पर मैंने Q रख दिया, ठीक है। तो अगर Q भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, और ये वाला भी इसको धक्का देगा। तो ये वाला जो बल इस पर लगाएगा इस दिशा में लगाएगा, समझ पा रहे हो, और ये वाला जो बल लगाएगा, यार क्या बताएं, ठीक है, ये वाला जो आवेश बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, ठीक है। जो ज्यादा बल लगा देगा उसकी दिशा में वो चला जाएगा। ये वाला आवेश किधर जाएगा, अगर इसने ज्यादा बल लगा दिया तो इधर चला जाएगा, इसने ज्यादा बल लगा दिया तो ये इधर चला जाएगा। अब आपसे पूछा है कि ये संतुलन में रहना चाहिए। संतुलन में रहना चाहिए का मतलब ना तो ये इधर जाए और ना ही ये इधर जाए। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है भैया कि जब इसके द्वारा जितना बल लग रहा हो उतना ही बल इसके द्वारा लग रहा हो। मतलब जितना इधर को धक्का मिल रहा हो उतना ही इधर को धक्का दिया जा रहा हो। तो जब बराबर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा तो वो क्या होगा, ना तो इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, एक दूसरे के बल को निरस्त कर देते हैं वो, समझ पा रहे ना। तो वो कंडीशन संतुलन की स्थिति कही जाती है। अब हम मान लेते हैं कि यार ये पॉइंट है A, ये है B और इस पॉइंट को हमने कह दिया C, ठीक है। अब जरा समझो, C पर लगने वाला बल A के द्वारा
और C पर लगने वाला बल B के द्वारा, दोनों अगर बराबर दोनों बल होंगे तभी ये संतुलन में रह सकता है, अदरवाइज ये संतुलन में नहीं रहेगा। आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संतुलन की स्थिति के लिए हम कह सकते हैं कि क्या बल जो है C पर लगने वाला बल A के द्वारा और C पर लगने वाला बल B के द्वारा दोनों इक्वल होंगे, तभी ये संतुलन की स्थिति में रह सकता है। संतुलन की स्थिति के लिए, ये संतुलन की स्थिति के लिए ये कंडीशन जरूरी है। बात क्लियर है? ओके। अब जरा समझिए यार, बल निकालना है तो यहाँ से दूरी पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पता नहीं भैया। 16 यार A से B तक की है। कौन कहता है 16? 16 तो A से B तक की दूरी है और आपको चाहिए A से C तक की दूरी, तो कितनी है पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं यार ये x है। कितनी? x। A से C तक की दूरी x, तो भैया B से C तक की कितनी हो जाएगी जरा बताओ। तो 16 से x घटा दो यार, 16 माइनस x। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, चलो अब निकालते हैं। बल का फार्मूला कूलाम ने दिया था और ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में उसी पर सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। चलो FCA, इनके बीच में लगने वाला बल, बल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है Q1 की जगह पर 9E, पहला आवेश क्या है 9E, इंटू Q2 की जगह पर क्या है Q अपान R स्क्वायर। R मतलब इनकी दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी x, तो x स्क्वायर। कंफर्म, बराबर FC मतलब इनके बीच में लगने वाला बल। तो भैया क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सूत्र तो वही होगा। Q1 अब की बार क्या है E, Q2 क्या है Q अपान इनके बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर, मतलब 16 माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भैया इसको कैलकुलेट कर लो यार, क्या बचा इसमें, इससे ये खत्म, Q से Q खत्म, E से E खत्म, बचा क्या आपके पास, तेरी गुणा कर दो भैया। ठीक है, तो x स्क्वायर और 1 की गुणा, मतलब यार ऐसे देख लो क्या बचा, 9/x स्क्वायर बचा, बराबर में यहाँ पर क्या बचा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया, इसको क्या लिख सकते हो x स्क्वायर, ओके, या फिर ऐसे लिख लो यार, कैलकुलेशन तो आप ये कर ही सकते हो। 9 तेरे गुणा कर रहे हैं, 9 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो यार, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखोगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो क्या, ये 3 का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में रूट ले लें, मतलब स्क्वायर स्क्वायर दोनों से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर में एक्स, दोनों से स्क्वायर खत्म। ठीक है, अंदर गुणा कर देते हैं, तो भैया क्या हो जाए 16 दूनी 32, 16 तियां 48 यार, कितना हो जाएगा भैया 16 तियां 48 माइनस में 3x बराबर में x। भैया 3x उधर कर दो तो आप x वैल्यू क्या निकालोगे, 4x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू क्या निकलेगा 12, मतलब x बराबर क्या आया 12 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल के आया 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ पर रखा जाए q को, तो q कहाँ पर रखा जाना चाहिए, a वाले से, मतलब 9e प्लस 9e आवेश से कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 12 आया ना, तो से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाना चाहिए, तो आपका ये आवेश जो है संतुलन में रहेगा। यही आपसे पूछा जा रहा था, कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर इधर से पूछा जाए तो 16 से 12 घटा दो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्लस e आवेश से 4 सेंटीमीटर दूर और 9e आवेश से कितना 12 सेंटीमीटर दूर। बात क्लियर है, फंडा क्लियर होना चाहिए, बस आप समझते रहिए, मैं आपको समझाता रहूँगा। एक बात याद रखना यार, भैया मेहनत करते हैं आपके लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ज़रूरी है यार ये सब काम करते रहा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे चलते हैं भाई। तो भैया अगला सवाल भी हमने लिख लिया है, देखिए
अगला सवाल क्या है, दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा +10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। फार्मूला बस उसी प्रकार का, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रखना है। तो मतलब देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। यार ध्यान से देखते हैं जरा, मतलब एक आवेश है यार, एक आवेश है +5 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। मान लिया इस पॉइंट ए पर रखा है, और एक दूसरा है 1 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है, ठीक है, वो है +10 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, बिंदु बी पर रखा है। अब बताया है कि इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होना है। यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप शून्य करना चाहते हो, सुनो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप शून्य करना चाहते हो तो जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप यहां पर दोनों, देखो कोई भी पॉइंट होगा, मान लिया किसी बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, मान लिया ये एक पॉइंट है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। तो अगर इस पॉइंट पर तीव्रता शून्य होगी तो क्यों होगी, जरा ये समझो। क्योंकि देखो पॉइंट ए से जो ये वाला आवेश है, ये वाला आवेश भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा ये, और ये वाला आवेश भी यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा बी वाले के कारण, बी वाले के कारण किस डायरेक्शन में बनेगा, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, और ए वाले के कारण बनेगा ये वाला। तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगा। अगर ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो और बराबर हो तो ये एक दूसरे को घटा करके 0 कर देंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर परिणामी क्या आ जाएगी, शून्य। कब, जब EA और EB, मतलब इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र C पर और इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र C पर बराबर होगा तब, ठीक है। अब ये बराबर होगा, इसका मतलब है कि अगर आप तीव्रता शून्य करना चाहते हो तो कंडीशन आपके पास वही है कि EB जो है वो EA के बराबर होनी चाहिए, EB जो है वो EA के बराबर होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले वाले में क्या बना था, बल, वहां पर बल की बात हुई थी, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, बस बात वही है सब, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। जरा दूरी आप क्या कर देंगे, दूरी बताएगी 1 मीटर की दूरी है, टोटल दूरी भैया कितनी, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की दूरी है। अगर हम A से C तक की दूरी को लिखें तो कितना लिख सकते हो भैया, तो इसको हम लिख देते हैं चलो x। तो अगर ये x है तो इधर कितनी हो जाएगी, 1 - x। ये भैया मीटर में है, इतना याद रखिए, काहे में है, मीटर में है, ठीक है। तो दूरी जो निकल के आएगी वो मीटर में निकल के आएगी, ठीक है। उसको आप सेंटीमीटर में बाद में बदलना चाहते हो अलग बात है, लेकिन अभी जो दूरी निकल के आएगी वो मीटर में निकल के आएगी क्योंकि ये दूरी मीटर में दी गई है। चलो EB का फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कौन सा लगाओगे यार, तो यार एक बिंदु आवेश है, इससे C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने बताया था किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², यही होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1/4πε0 तो कांस्टेंट होता है, Q/r², यार Q यहाँ पर इस वाले आवेश के कारण निकाल रहे हो तो भैया जरा आप क्या करोगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल, B के कारण ना, तो B के कारण अगर निकाल रहे हो EA बराबर EB लिख दो यार, ज़्यादा बेहतर लगेगा, EB बराबर EA, अजीब, EA बराबर EB ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो A के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, तो Q यहाँ पर कौन सा होगा, 5 × 10⁻⁻19, ये वाला, अपान में r² मतलब इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, दूरी भैया x माने हो तो यहाँ पर x का स्क्वायर, सो 1/4πε0 Q/r² हो गया, बराबर में EB के लिए भी वही फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q, अब की बार Q क्या होगा, ये वाला 10 × 10⁻⁻19 और अपान r² मतलब इनकी दूरी का स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर। बात क्लियर, ओके। काटो पीटो भाई, तो ये वाला ये काम खत्म है, ठीक है। 10⁻19 से 10⁻19 भी खत्म है, 5 दूना 10 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x², यहाँ पर बचेगा भैया 2/√, क्या बताया यार, यहाँ पर क्या बचेगा 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही करते हैं फिर
इनकी तुरीय गुणा करा देते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 2x का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर अभी तो रूट हम घात दो डायरेक्टली नहीं हटा सकते, कैसे हटाएंगे? तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको पहले 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो। अब इसको होल स्क्वायर में लिखो, देखो 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 और x। अब ये इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर को आप √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, अब भाई क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर हटा दो, क्या बचा 1 माइनस एक्स बराबर में √2x। कन्फर्म? ओके, अब क्या करोगे, x एक तरफ कर दो तो √2x प्लस में x बराबर में 1, तो x बराबर में √2 प्लस 1 बराबर में 1, अर्थात हम अगर x निकालें तो बनेगा 1/√2 प्लस 1। ठीक है, इसको और ज़रा आप कैलकुलेट जब करेंगे तो भाई क्या निकल के आएगा, जरा आप देखो, 1/√2 प्लस 1 है, कांजुकेट से गुणा कर दीजिए आप इसके संयुग्मी से, सो √2 माइनस 1 से हर और अंश में गुणा आप करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, ऊपर तो बना √2 माइनस 1, नीचे बना एक बार a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो x बराबर में √2 की जगह पर √2 का वैल्यू होता है 1.414, ये तो आपको पता ही होगा, माइनस में 1 और 2 से भैया 1 गया तो 1, बटे में 1 नहीं लिखते तो हम लोग लिखेंगे 1.414 से जब 1 घटाओगे तो भाई क्या आएगा जरा बताओ, तो 0.414 आएगा, काहे में, मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो भाई ये 100 से गुणा करा दो तो 41.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये x कौन सा, मतलब किस वाले आवेश से कितनी दूरी पर, इस वाले 5 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो भी बिंदु होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा होगा, शून्य हो रहा होगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये देखिए, आप क्वेश्चन को समझें पहले, उसके बाद में लगाने का प्रयास करें, आप अच्छे से लगा पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है, आप लोग खटाक से लगा देंगे, खटाक से लगा देंगे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, फिर आपके सामने लिखते हैं, क्योंकि अगर हम आपके ऐसे ही लिखेंगे सामने तो फिर वीडियो लंबा होगा, वो मैं पोर्शन काट दूंगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, तो भाई आ गया यार अगला सवाल भी आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, आप अपने आप लगा लोगे बस, अगर ये आपको पता लग गया कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। ध्यान से देखो, लगा डालोगे, मुझे पता है आप मुझसे पहले कर डालोगे, करो जरा। 2 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भैया क्या दिया है आपको, आवेश दिया है, क्या दिया है, आवेश। आवेश कितना है, 2 × 10⁻⁻4 कूलाम। ठीक है, इस आवेश पर एक बल लग रहा है। अच्छा, आवेश पर बल क्यों लगता है, जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तभी बल लगता है। ठीक है, कितना बल लग रहा है, तो 2.25 न्यूटन। ओके, ये बल लग रहा है, एक आवेश है, आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होगा तभी बल इस पर लग रहा होगा। तो आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र कितना है, मतलब जिस वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा है उस वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, एफ, ई और क्यू से रिलेटेड एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था चैप्टर नंबर 1 में, जब पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 1 में मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो भैया वहां पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था और उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है भैया। E = F/Q। ये बेसिक फार्मूला हमने कहा था भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फार्मूला है, और इस फार्मूले पर बेस भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और बच्चों को अक्सर ये फार्मूला नहीं याद रहता और सारे फॉर्मूले याद रहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, मुझे पता है। ठीक है, हाँ याद है, ठीक है, कोई बात नहीं है, याद है तो कर लो यार। E = F/Q। भैया E निकालना है तो क्या करोगे, F/Q। भैया F कितना है, 2.25, अपान में Q कितना है, 2 × 10⁻⁻4। ओके, तो ये क्या बनेगा, जरा इसको कैंसिल आउट करिए, 1.1, ओके, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ऐसे होगा ना, गुणे में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +4 ऊपर जाएगी भैया। ओके, 10 की पावर 4 को ऊपर कर दिया, +4। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 4.4, यार मेरे क्वेश्चन में जो मैंने जो क्वेश्चन नोट किया है, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यार। 2 × 10 की पावर, देखो आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन मैं नोट करके लाता हूँ। ठीक है,
5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलाम आवेश, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलाम आवेश यहाँ पे था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया धोखे से। कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है। मान लिया यहाँ पर 5 है यार, तो 5 कर लेना आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कर लोगे। ओके, तो हम लोगों का ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 5 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे सरल यार क्वेश्चन नहीं मिल सकता, एक बात याद रखना, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके, तो भैया अगला सवाल भी आपके सामने आ गया। ध्यान से देखो, एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ओके, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट पिछला वाला जैसा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस आप लोग लगा लोगे। मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भैया क्या दिया है, एक अल्फा कण है, अल्फा कण है। ओके, अल्फा कण है, किस में रखा है? वैद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र को इसे लिखते हैं, कितना है? 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। इसमें ये रखा हुआ है अल्फा कण, इस पर कितना बल लग रहा है आपसे पूछा जा रहा है। भैया अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश जो होता है भैया इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आवेश Q बराबर आप क्या लिखोगे? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, तो ये भैया अल्फा कण का आवेश Q है, E है, F याद करना है, फार्मूला वही वाला, E इक्वल टू F अपान Q। तो यहां से अगर F निकालोगे तो Q इंटू E, मतलब यार क्या करोगे? Q का वैल्यू रखो, E का वैल्यू रखो, दोनों की गुणा कर दो, आंसर हो गया। ओके, आप कर लोगे। मैं मिटाता हूं, इसका आंसर क्या होगा, मैं आंसर नीचे लिख दूं क्या? इसमें देख करके लिख देता हूं यार, मैंने क्या लिखा था, मैं आंसर नोट करके ले आता हूं, क्वेश्चन के नीचे आंसर भी। हाँ, पता चल जाता है यार कि हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है ना। भैया ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना ये आंसर आपका सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये आप समझ लेना। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है यार 10 की पावर माइनस 4 थोड़ी आएगा, 14 आना चाहिए। करके देखता हूँ, ठीक है, करके देखता हूँ। Q कितना है? Q कितना है? 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19। E कितना है? 15 गुणा 10 की पावर 4। ओके, सो F बराबर, देखो न्यूटन प्रति कूलाम में, ये भी कूलाम में, बदलना तो कुछ है नहीं। ठीक है, 15 दूना 30 का 0, 15 3 45, 45 3 48। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव, गुणे में 10 की पावर भैया कितना हो जाएगा यार? माइनस की 15 हो जाएगी। ठीक है, माइनस की 15। सो F इज इक्वल टू, अगर दशमलव इधर कर दोगे 4.8, इसको घटा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन। यार ये कहीं से धोखे से मुझसे आंसर गलत लिख गया है भैया, -4 में लिख के लाया था लेकिन वो गलत है शायद। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो अब यार कैलकुलेशन पूरा मैंने कर दिया, अब क्या तुम्हारे लिए छोड़ा है? कुछ भी नहीं ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब लाए हैं भैया जबरदस्त सवाल। ओके, ध्यान से देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A व B पर क्रमशः +50/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 तथा -50/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन देखो पढ़ने में बड़ा भारी भरकम है लेकिन बहुत इजी है, आप समझेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको लगा पाएंगे। ध्यान से देखो भैया, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? समबाहु है यार, समबाहु है यार। ठीक है, समबाहु है भैया, हमसे लिखने में बहुत जल्दी गलती होती है। ठीक है, समबाहु। ओके, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है भैया। ये भी 60 अंश का होता है, ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का। ठीक है, नाम दे दो A, B और C। अब जरा ध्यान से देखना, इसने बोला है प्रत्येक भुजा कितनी है? 0.05 मीटर की। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों यार भुजाएं लिखेंगे नहीं चारों तरफ, लेकिन घिचपिच हो जाता है ना। कोनों A और B पर क्रमशः ये आवेश है भैया। A पर आवेश कितना है? 50/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का, प्लस का, और यहाँ पर भी है 50/3 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का, लेकिन माइनस का। ठीक है, दोनों पर आवेश है। अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये आपको निकालना। अब जरा ध्यान से देखना जरा यार, बिंदु A से बिंदु C पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, उस वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा।
ए से बी पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस वाले आवेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा भैया ए के कारण, ये जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र ना तो पूर्णतः ऊर्ध्वाधर है और ना ही पूर्णतः क्षैतिज है। अब इस वैद्युत क्षेत्र को, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे और भैया ये एंगल जो हमारा होगा, अगर देखा जाए ये क्षैतिज घटक होगा और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। ठीक है, हाँ अब जरा समझो, यहाँ पर ये EA है तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर तक EA sin थीटा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, EA sin थीटा। अब जरा आप समझो, ठीक है, EA cos थीटा और EA sin थीटा। इसी प्रकार अगर हम B वाले के कारण, इस पर जो आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आगे की ओर, नहीं ये माइनस का है तो माइनस कारण उसके भीतर की ओर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है। अब इसको आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करोगे, इस वाले को आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करोगे तो क्षैतिज ये, ऊर्ध्वाधर ये, तो क्षैतिज इसका, तो इसका क्षैतिज फिर इसी डायरेक्शन में आएगा और क्षैतिज क्या हो जाएगा, तो अगेन ये EB, ये वाला क्या होगा EB, तो इसका क्षैतिज घटक EB cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला आएगा जिसे हम बोलेंगे EB sin थीटा। भैया ये EA sin थीटा, ये EB sin थीटा। EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर होंगे क्योंकि बराबर दूरियों से आवेश है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब EB sin थीटा जो है वो निरस्त हो जाएगा EA sin थीटा से, एक दूसरे के विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या आपका, ये EA cos थीटा और EB cos थीटा, ये भी अगर विपरीत होते तो ये भी निरस्त हो जाते, लेकिन ये हैं दोनों एक ही दिशा में, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, EA cos थीटा और EB cos थीटा का योग। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम अगर यहाँ पर कहें तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर क्या होगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। EA cos थीटा यार EB cos थीटा हैं दोनों सेम ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला लगाते हैं। EA मतलब किसी एक के कारण, किसी भी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपको पता ही है, 1/4πε0 Q/r², वही लगाएंगे 1/4πε0 इंटू में Q कौन सा रहेगा, A वाला, सो QA/r², r² मतलब दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी दूरी क्या है, A से C की दूरी क्या है भैया, तो हमने बताया इतनी ये भी है तो इतनी ये भी होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में cos थीटा है कितना, 60 के होंगे सब एंगल। इसी प्रकार आगे वाला भी यही होगा, सेम होगा क्योंकि दूरी बराबर ही है, तो भैया 1/4πε0 ओके, इंटू में Q की जगह पर QB हो जाएगा, और है तो QA QB दोनों बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। r², इनकी भी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वही है, 0.05 का होल स्क्वायर इंटू में cos 60। ठीक है, अब इसको जरा आप कैलकुलेट करें। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 1/4πε0 का तो वैल्यू आपको पता ही है कितना होता भैया, 9 × 10⁹ ओके। यहाँ पर QA क्या है, तो QA का जो वैल्यू है हमारे पास 50/3, भैया कितना है 50/3 इंटू 10⁻⁹ है। ठीक है, और क्या बचा आपका ये वाला 0.05 का वर्ग कर दीजिए, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 0.05 का वर्ग क्या होगा, 0.0025, सही है ओके। आगे कर लेते हैं यहाँ पे, 60 का भी वैल्यू रखिए, cos 60 क्या हो जाएगा भैया 1/2 प्लस अगेन 1/4πε0 का वैल्यू फिर वही रखेंगे आप। यार देखो यार, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू है तो सेम ही, QA और QB दोनों बराबर ही हैं, माइनस प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस रखेंगे नहीं हम ना वैद्युत क्षेत्र निकालते समय, वो तो हमारे डायरेक्शन के लिए होता है केवल। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, जितना ये है उतना ही ये है, तो हम एक बार इसको निकाल लिए, इसका हम दुगना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोबारा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फ़ायदा क्या है। ठीक, कर लेते हैं। अब करिए भाई, 3 से 9 को काटो भैया, 3 आएगा, आया, और कुछ क्या, 50 और 3 का गुणा कर दो, 150 हो गया,
गुणे में 10 की पावर 9 प्लस की है, 10 की पावर 9 माइनस की है, वो भी खत्म है। ठीक है, तो 10 की पावर तो बची नहीं है आपके पास। बटे में क्या बचा भैया आपके पास, तो यार इसको लिख देते हैं हम 25 गुणे में 10 की पावर -4, 1 2 3 4 हैं, तो इसे लिख देते हैं 25 गुणा 10 की पावर -4, और वही बटे में अभी 2 भी है। और ध्यान से देखो ये वाला 2 ना छोड़ना। ठीक है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 और 150 को काटते हैं भैया, 6 बचेगा मेरे ख्याल से। तो ये बनेगा इज इक्वल टू ऊपर 6 नीचे 10 की पावर -4। अगर हम 10 की पावर 4 को ऊपर कर दें तो 6 गुणा 10 की पावर 4 प्लस की हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। तो ये हमने इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया है, और भैया आंसर भी मिला लो, यही हम लिख के भी लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। और एक काम करिए, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो भैया अगला क्वेश्चन हम लोग नोट कर चुके हैं। देखिए लिखा है 2 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 1 कूलम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत ध्रुव रखा है। वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। ठीक है, इससे सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दिया है, 2 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र को आप इसे लिख ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, 30 अंश के कोण पर रखा है, तो एंगल आपको दे ही दिया है, कितने अंश के कोण पर रखा है, 30 अंश के एंगल पर रखा है। 1 कूलम मीटर आघूर्ण का वैद्युत ध्रुव है, मतलब जो वैद्युत ध्रुव है उसका जो वैद्युत ध्रुव का जो आघूर्ण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, P, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वो कितना है, 1 कूलम मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 कूलम मीटर। ओके, आपसे पूछा क्या है, वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना कीजिए। बलयुग्म का आघूर्ण मतलब टाउ आपको ज्ञात करना है। इससे सरल आपको सवाल मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप चित्र भी बनाना चाहते हो यार बना देना। ऐसे मान लिया वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र होगा, इसमें कोई वैद्युत ध्रुव रखा है, कितने अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर। मान लिया ये वैद्युत ध्रुव रखा है, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो इस पर कितना बलाघूर्ण लग रहा होगा आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो बलाघूर्ण का फार्मूला मैंने बताया था पार्ट 1 में, और अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ये आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, देख के आइए पार्ट 1, ध्यान से देखो भाई। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। ओके, अगर देखा जाए तो टाउ को हम लोग ऐसे भी बताए थे, वेक्टर P, क्या बोले थे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, बताया था ना। ठीक है भैया, कर दो। P का वैल्यू क्या है, 1। यार इससे सरल कभी नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही कुछ सरल हो गया यार। साइन थीटा, थीटा कितना है, 30 अंश। ठीक है, सो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1/2 बराबर में 1। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होगा यार, मात्रक क्या होगा आप बात, अच्छा आंसर ही देख लेते हैं हम यार, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब ये कह दो गुरुजी को मात्रक नहीं आता, कोई बात नहीं है, कह लो। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको एक लेक्चर मारते हैं। एक काम करिएगा भैया, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और क्या करना है आपको, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बस इतना काफ़ी है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ में, अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।